रागनी और नैना दोनों एक साथ नॉर्मल वार्ड के अंदर चले जाते हैं। सामने वो मशीनों से घिरी हुई शिवांगी को देखते हैं, जिसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, फोrehead पर पट्टी और साथ ही साथ उसके हाथों में भी पट्टियां लगी हुई थी। शिवांगी के दिल की धड़कन पास लगी हुई मशीनों में साफ साफ दिखाई जा रही थी। उसे इस तरह से मशीनों में गिरा हुआ देखकर नैना और रागनी दोनों चौंक गए। उन्हें तो इतना पता भी नहीं था कि शिवांगी को इतनी ज्यादा चोट लग गई थी। दोनों दौड़ते हुए शिवांगी के लेफ्ट और राइट साइड खड़ी हो गई। रागनी ने शिवांगी के चेहरे को छूते हुए कहा, शिवी। शिवांगी खतरे से तो बाहर थी, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया था। इस तरफ रानी और पिया उसी जगह पर जा पहुंचे जहां पर शिवांगी के साथ हादसा हुआ था। दोनों पागलों की तरह उस सुनसान सड़क पर पेन ड्राइव ढूंढ रही थी। पिया ने रानी की तरफ देखा और कहा, अरे नहीं मिली, ढूंढ जल्दी से, शायद उस तरफ होगी। रानी ने जवाब दिया, काफी वक्त हो चुका था, लेकिन दोनों को वहां पर कोई पेन ड्राइव नहीं मिली। पिया ने रोनी सी सूरत बनाते हुए रानी से कहा, रानी अब क्या करें, हमारे पास तो वह पेन ड्राइव ही नहीं है। हम उस पेन ड्राइव की मदद से नौकरी की उम्मीद करने लगे थे। रानी ने कहा, बात तो तुम ठीक कह रही हो, हमारे पास अब नौकरी की उम्मीद जो थी वह तो टूटी ही सही, बल्कि वो पेन ड्राइव अगर किसी गलत हाथ लग गई ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। रानी को तो फिक्र अपनी नौकरी से ज्यादा उस पेन ड्राइव की हो रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं पेन ड्राइव किसी गलत हाथों में लग गई तो उसे लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि पुणे जाकर अर्जुन और शिवांगी के ऊपर लाइव टेलीकास्ट किसी और ने नहीं, उनके कैमरे द्वारा की गई थी। तो दूसरी तरफ एक काले कपड़े पहना हुआ बूढ़ा आदमी अपनी चेयर पर एक राजा की तरह बैठा हुआ था। हालांकि मध्य रोशनी में बैठने की वजह से उस बुढ़े आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस आदमी के सामने एक और आदमी बैठा हुआ था। वह आदमी उसकी तरफ देखते हुए बोला, कैसे हो नमन कोठारी। नमन कोठारी एक सीक्रेट एजेंट। आज तक नमन कोठारी को जो केस दिया गया था, उस केस पर हमेशा पास ही होता था। कभी भी नमन कोठारी ने अपने कदम पीछे नहीं लिए थे। मिस्टर मेहता जी, हाँ, यह कोई और नहीं बल्कि रानी और पिया की वही बॉस जिन्होंने उन दोनों को कंपनी से बाहर निकाल दिया था। मिस्टर मेहता ने हंसते हुए नमन की तरफ देखा और कहा, हाँ तो फिर नमन, जो काम मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था, क्या वह काम हो गया। नमन ने मुस्कुराते हुए ही जवाब दिया, मिस्टर मेहता, आपने काम मुझे दिया था तो होना पक्का ही था। यह कहकर नमन अपनी जगह से उठकर खड़े हुए और अपने पॉकेट से कुछ निकालकर मिस्टर मेहता के सामने टेबल पर रख दिया और वापस से अपनी जगह पर बैठ गए। यह रही आपकी अमानत, जिसके लिए आपने मुझे हायर किया था। मिस्टर मेहता ने टेबल पर रखी हुई उस पेन ड्राइव को उठाया और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगे। मिस्टर मेहता ने अपने टेबल का ड्रॉ खोला और उसमें से एक लकड़ी का बॉक्स निकाला। वो बॉक्स देखने में बहुत महंगा लग रहा था। कहने के लिए वह सिंपल सा बॉक्स था, पर उसके ऊपर एक डायमंड लगा हुआ था। नमन ने जब वो बॉक्स देखा तो चौंकते हुए बोले, आखिर ऐसा भी क्या है इस पेन ड्राइव में जो इस बॉक्स को रख रहे हो इतने संभाल कर। मिस्टर मेहता ने उस पेन ड्राइव को उस बॉक्स में रखा और फिर वापस से उस बॉक्स को वहीं रख दिया जहां से उन्होंने उठाया था। उसके बाद उन्होंने नमन की तरफ देखा और पूछा, मैं तो यह पूछना ही भूल गया कि तुमने यह सब किया कैसे। आखिरकार तुम्हें यह पेन ड्राइव उन लड़कियों से मिली कैसे। मिस्टर मेहता थोड़ा सा हैरान इसलिए थे क्योंकि उन लड़कियों से पेन ड्राइव लेना उनके लिए बहुत मुश्किल लग रहा था। आखिरकार पिया और रानी ने उनकी आंखों के सामने से ही पेन ड्राइव बदल दी थी, तो भला वह इतनी आसानी से किसी को अपने ही हाथों से पेन ड्राइव कैसे दे सकती थी। यह बात उनके दिमाग में अभी भी घूम रही थी और वह इसी का कारण नमन से जानना चाहते थे। बहुत ही आसान था। जैसे ही वो लड़कियां यहाँ से गई, आपने मुझे कॉल करके सब सिचुएशन के बारे में बता दिया। मैं उस वक्त यहाँ आपके ऑफिस के आसपास ही था, इसलिए जल्दी यहाँ पर आ गया और मैंने उन लड़कियों को बाहर निकलते हुए देखा। ठीक उसी वक्त से मैं उनका पीछा करने लगा। रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो लड़कियां उनकी मदद करने के लिए उस लड़की को अस्पताल ले गई, पर उनके ऐसा करते हुए पेन ड्राइव वहीं रास्ते में गिर गई। मुझे तो ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। मैंने पेन ड्राइव उठाई और यहाँ पर चला आया। नमन ने कहा, मिस्टर मेहता, आप तो इतने होशियार हैं, इतनी आसानी से किसी की भी बातों में नहीं आते।
तो आप रानी और पिया की बातों में कैसे आ गए? कैसे मान लिया आपने कि रानी और पिया फेस टू फेस मिस्टर अर्जुन शेखावत से मिली होगी? इस बात का जिक्र होते ही मिस्टर मेहता चौंकते हुए नमन की तरफ देखने लगे, लेकिन नमन के चेहरे पर कोई भी खास एक्सप्रेशन नहीं था। मिस्टर मेहता के चेहरे पर चौंकने वाले एक्सप्रेशन देखकर नमन हंसने लगा। क्या हुआ? मिस्टर मेहता को कुछ न बोलता हुआ देखकर नमन ने फिर से कहा, लगता है आपको विश्वास नहीं हो रहा कि आपने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं, तो फिर मुझे कैसे पता चला? रिलैक्स मिस्टर मेहता, मैं एक एजेंट हूँ मिस्टर मेहता। काम करने से पहले अपने क्लाइंट की हर एक जानकारी रखना मेरा पहला फर्ज होता है, इसलिए मैंने आपकी हर एक डिटेल निकाली है। इसलिए मुझे पता है, बस मुझे इतना समझ नहीं आ रहा कि अगर उन दोनों ने आपके लिए काम कर दिया था, तो फिर भला उन्हें नौकरी से निकालने की क्या ही जरूरत थी? मिस्टर मेहता नमन की बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस नमन को उन्होंने काम पर रखा है, वो नमन उनकी ही पीठ पीछे उनके बारे में ही जानने की कोशिश करेगा। जब नमन ने देखा कि मिस्टर मेहता उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे, तो उन्हें देखकर उसके चेहरे पर एक सार्केस्टिक मुस्कान आ गई। उसने मिस्टर मेहता की तरफ देखते हुए कहा, आपको क्या लगता है, अगर आप अपने मन की बात मुझसे नहीं शेयर करेंगे तो मुझे पता नहीं लगेगा कि रानी और पिया के इतना कुछ करने के बाद भी आपने नौकरी से क्यों निकाला? मिस्टर मेहता अभी भी चौंकते हुए नमन की तरफ देख रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं नमन उनके दिमाग में चल रहे प्लान के बारे में जान न जाए। मिस्टर मेहता ने फिर कुछ नहीं कहा। इस बार नमन को गुस्सा आने लगा। वह बोला, ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहते तो मैं भी फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन इसका जवाब अब आपको फिर मिस्टर अर्जुन शेखावत को देना होगा। क्या मतलब? रानी और पिया के बारे में आपने कहा था ना कि वह झूठ बोल रही थी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वह बिल्कुल सच कह रही थी। जिम्मेदारी है इस पेन ड्राइव पर उनकी, और अगर इस न्यूज़ को आपने टेलीकास्ट किया तो आपकी प्यारी सी कंपनी को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। और जिस मकसद की वजह से आपने उन दोनों को नौकरी से निकाला है, वह तो मकसद किसी काम का नहीं रह जाएगा। नमन की बात सुनकर मिस्टर मेहता घबरा गए, पर अगले ही पल उनके चेहरे पर घबराहट दूर हो गई। वो मुस्कुराते हुए नमन की तरफ देखते हुए बोले, तुमको क्या लगता है कि एक बात बार बार रिपीट करने पर मैं विश्वास कर लूंगा? नमन ने अपनी पीठ कुर्सी पर टिकाई। अपने पैर के ऊपर एक पैर रखकर वो एक राजा की तरह उस कुर्सी पर बैठ गया। ठीक है, नहीं विश्वास करना तो कोई बात नहीं। मैं अभी रानी और पिया को कॉल करके बता देता हूँ कि जो पेन ड्राइव तुम ढूंढ रही हो वो किसी और के पास नहीं बल्कि मिस्टर मेहता के पास है, जो कल ही इस न्यूज को टेलीकास्ट करने वाले हैं। यह कहकर नमन ने एक बार देखा, लेकिन जब मिस्टर मेहता के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं बदले, तो उसने जानबूझकर उनके सामने अपने फोन को निकाला और रानी का नंबर डायल कर दिया। मिस्टर मेहता ने देखा कि नमन ने रानी का नंबर डायल कर दिया है, तो उनको विश्वास हो गया कि जो भी नमन कह रहा है वह सही कह रहा है। उन्होंने तुरंत नमन के हाथ से फोन छीन लिया और फोन डिस्कनेक्ट करते हुए बोले, ठीक है, बताता हूँ मैं। इतना कुछ आने के बाद मैंने उनको नौकरी से क्यों निकाला? नमन ने मुस्कुराते हुए अपना फोन वापस से अपने पैंट की पॉकेट में रख लिया और फिर मिस्टर मेहता की तरफ उनके बोलने का इंतजार करने लगा। मिस्टर मेहता ने बोलना शुरू किया, बात ऐसी है कि मेरी बेटी किसी को पसंद करती है, लेकिन जिसे मेरी बेटी पसंद करती है वो मेरी बेटी को नहीं बल्कि किसी और को पसंद करता है। अच्छा, तो वो क्या रानी या फिर पिया में से एक है? नमन ने पूछा। मिस्टर मेहता ने नजरें झुका ली। पता तो मुझे भी नहीं है कि आखिरकार उन दोनों में से कौन है, इसलिए मैंने उन दोनों को ही फायर कर दिया। अगर मैं एक को फायर करता तो क्या पता दूसरी होती, इसलिए मैं इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहता था। नमन मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया और वहां से जाने लगा। मिस्टर मेहता ने जब नमन को इस तरह से अचानक से जाता हुआ देखा तो उन्हें थोड़ी सी घबराहट हुई, पर अगले ही पल उन्हें राहत महसूस हुई। नमन ने जाकर उनके ऑफिस के कैबिन का दरवाजा खोला। जैसे ही उसने अपना कदम आगे रखा, अचानक से वह पीछे मुड़ गया। मिस्टर मेहता की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर उसने कहा, मिस्टर मेहता, यह स्टोरी तो मुझे पहले से ही पता थी। मैं कुछ अलग जानने आया था, पर लगता है आपका बताने का कोई मूड नहीं है। मिस्टर मेहता तो नमन की आवाज सुनकर घबरा गए। उनके चेहरे पर पसीना तब आने लगा जब उन्होंने यह सुना कि नमन कुछ और जानने वहां आया था।
कोई बात नहीं, आप इस न्यूज़ को टेलीकास्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और हाँ, मैंने जो धमकी दी थी वह तो सिर्फ एक नकली धमकी थी, लेकिन आप फिर से बातों में आ गए, फिर से धोखा खा गए ना, जैसे कि रानी और पिया से खा गए थे। इतना कहकर नमन मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल में शिवांगी के इलाज हुए काफी वक्त हो चुका था, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया था। रागनी और नैना दोनों शिवांगी के रूम के बाहर ही खड़े हुए थे और उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब उनकी सहन शक्ति भी कमजोर पड़ने लगी थी। नैना ने वहां से डॉक्टर को जाते हुए देखा तो तुरंत वो डॉक्टर के सामने जाकर खड़ी हो गई और पूछने लगी, डॉक्टर, आप कब से यहाँ से इधर उधर घूम रहे हैं? आपने अभी तक नहीं बताया कि हमारी दोस्त को होश क्यों नहीं आ रहा। देखिए मिस, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें होश नहीं आ रहा। हर दवाई का तो वह रिस्पॉन्स अच्छे से दे रही है। डॉक्टर ना उम्मीदी से बोला, देखिए डॉक्टर, उन्हें बिल्कुल सही कर दीजिए। आप जानते नहीं हैं, अगर उसकी फैमिली में किसी को भी पता चल गया ना, तो आपका यह हॉस्पिटल यहाँ खड़ा नहीं रहेगा। फिर मत कहना, नैना धमकाने वाले अंदाज में बोली। डॉक्टर घबराते हुए बोला, क्या मतलब, आप कहना क्या चाहती हैं? रागिनी ने नैना का हाथ खींच लिया और डॉक्टर की तरफ एक मुस्कान के साथ कहा, सॉरी डॉक्टर, शिवांगी को होश नहीं आया ना, तो इसलिए ये बस उटपटांग बातें कर रही है। बुरा मत मानिए, सदमा लग गया है इसे, और कुछ नहीं। फर्स्ट फ्लोर पर डॉक्टर रस्तोगी है, आप जाकर उन्हें एक बार इनको दिखा दीजिए। इतना कहकर वह डॉक्टर वहां से चला गया। नैना पैर पटकते रह गई। डॉक्टर के वहां से जाने के बाद नैना ने रागिनी को धक्का दिया और गुस्से से बोली, यह क्या तरीका था? तुमने मुझे डॉक्टर से बात क्यों नहीं करने दी? रागिनी ने नैना का हाथ जोर से पकड़ते हुए कहा, क्या बात कर रही थी तुम जानती हो ना उस परिवार के बारे में। डॉक्टर से तुम जिस परिवार के बारे में बात कर रही थी, शिवांगी खुद कोई नाता नहीं रखना चाहती। पता है ना उसका परिवार किस सोच का है। अगर उन्हें शिवांगी की ऐसी हालत के बारे में पता चल गया, तो वह यहाँ आकर शिवांगी के होश में आने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि वह शिवांगी को इसी तरह बेहोशी की हालत में वापस ले जाएंगे। और तू डॉक्टर के सामने शिवांगी के परिवार वालों की धमकी दे रही है। नैना ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। नैना झुककर बोली, सॉरी, मैं इमोशनल ज्यादा हो गई थी तो भूल ही गई कि शिवांगी के परिवार के बारे में। अगर शिवांगी को ही बात करना पसंद नहीं है तो हमें भी इस मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अर्जुन इस वक्त वह भी इस अस्पताल के एक वार्ड में मौजूद था। शिवांगी के बारे में अभी तक अर्जुन को कुछ भी अच्छी खबर नहीं मिली थी और इस अच्छी खबर का इंतजार वह काफी देर से कर भी रहा था। जब अर्जुन ने अपने कमरे में राघव को आता हुआ देखा तो तुरंत उसे पूछा, शिवांगी कैसी है? होश आ गया उसे? नहीं, मैंने अभी डॉक्टर से बात की है, वह कह रहे हैं कि कल सुबह तक ही उन्हें होश आ जाएगा। अगले दिन नैना और रागनी दोनों शिवांगी के रूम के बाहर खड़े हुए थे और उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे कि ठीक उसी वक्त किसी के पैरों की आहट उन्हें सुनाई दी। उन्होंने जब उस तरफ देखा तो वहां से कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही चलते हुए आ रहा था। अर्जुन शिवांगी के रूम के बाहर तक ही आया था कि ठीक उसी वक्त शिवांगी के रूम से डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर को देखकर अर्जुन ने पूछा, डॉक्टर कैसी है शिवांगी? वह अब खतरे से बाहर है। अभी कुछ देर पहले उन्हें होश आया था, लेकिन अभी फिर से बेहोश हो गई है। डॉक्टर ने जवाब दिया, बेहोश हो गई? लेकिन क्यों? अर्जुन ने पूछा। जैसे ही नैना और रागनी ने यह सुना, वो भी डॉक्टर के पास आकर खड़े हो गए और डॉक्टर के बोलने का इंतजार करने लगी। डॉक्टर ने सिस्टर को वहां से जाने का इशारा किया। सिस्टर वहां से तुरंत जाने लगी, लेकिन नैना और रागनी को कुछ गलत महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत सिस्टर को रोक लिया। रुक जाइए सिस्टर। सिस्टर के कदम वही रुक गए। अर्जुन कुछ पूछ पाता कि रागनी ने पूछा, डॉक्टर, हमें साफ साफ बताइए कि आखिर बात क्या हुई है? किस वजह से फिर से शिवांगी बेहोश हुई है? अभी आपने कहा है कि वह खतरे से बाहर है, तो फिर उसके बेहोश होने का क्या कारण है? यह तो हमें भी क्लियर नहीं पता कि आखिर कारण क्या है। वो काफी देर से किसी को कॉल लगाने के लिए कह रही थी, शायद अपनी सिस्टर को, लेकिन उनके पास फोन नहीं था, तो हमारी नर्स ने उन्हें अपना फोन दे दिया। उन्होंने एक नंबर डायल किया तो दूसरी तरफ से पता नहीं उन्हें क्या कहा गया, जिसे सुनकर ही वो जोर से चिल्लाते हुए बेहोश हो गई और नर्स का फोन भी नीचे जमीन पर गिरकर स्विच ऑफ हो गया।
डॉक्टर ने बताया, सिस्टर यानी कि गायत्री दी। रागनी धीरे से बोली। नैना ने नर्स का तो हाथ छोड़ दिया, लेकिन रागनी का हाथ कसकर पकड़ते हुए वो घबराई हुई आवाज में बोली, रागनी, आखिर गायत्री दीदी ने ऐसा क्या कहा है जिसे सुनकर शिवांगी इतनी ज्यादा पैनिक करने लगी। कुछ तो घबराने वाली बात है। ऐसा करो, तुम शिवांगी के पास जाओ, मैं अभी कॉल करके पता करती हूँ कि बात क्या है, रागनी ने कहा। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही धीरे धीरे करके बात कर रही थी। अर्जुन दोनों की तरफ ही घूरकर देख रहा था, मानो कि वो जानने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर चल क्या रहा है। डॉक्टर को तो अर्जुन ने वहां से जाने का इशारा कर दिया। नैना वहां से सीधे कमरे में शिवांगी के पास चली गई। राघव इस वक्त अर्जुन के साथ नहीं था, वो कंपनी के काम की वजह से कंपनी गया हुआ था। रागनी ने तुरंत अपने पॉकेट से अपना फोन निकाला। उसने फोन निकालकर नंबर डायल ही किया था कि अचानक से अर्जुन की आवाज सुनी। शिवांगी की सिस्टर को कॉल कर रही हो क्या? रागनी ने मुड़कर अर्जुन की तरफ देखा और हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, क्योंकि केवल दी ही है जो बता सकती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा है जिसे सुनकर शिवांगी इतना पैनिक करने लगी है। रागनी ने तुरंत गायत्री का नंबर डायल किया। कुछ रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक किया गया। रागनी इससे पहले कुछ कह पाती, गायत्री ने कहा, रागनी, शिवांगी ठीक तो है ना? मैंने कुछ देर पहले उसकी चिल्लाने की आवाज सुनी। काफी देर से कॉल लगाने की कोशिश कर रही हूँ, उसका नंबर लग नहीं रहा। पता नहीं किसी अनजान नंबर से कॉल किया था उसने मुझे। ठीक है दीदी, लेकिन आपने क्या कहा उससे? रागनी ने इत्मीनान से गायत्री की बात सुनी और फिर उसने मेन कारण पूछा। आप लोगों को पता नहीं है क्या हुआ है? इतना बड़ा हंगामा हो चुका है और आप लोग इतने शांत होकर मुझसे सवाल कर रहे हैं। रागनी की आवाज में हल्का सा गुस्सा था, जो रागनी भी समझ रही थी, लेकिन रागनी को यह पता नहीं चल रहा था कि गायत्री के गुस्से का कारण क्या था। क्या हुआ दीदी? सच में हमें कुछ नहीं पता, प्लीज बताइए, रागनी ने पूछा। आप लोगों को पता है ना, शिवांगी के बारे में इतनी बड़ी खबर न्यूज चैनल में आ चुकी है और यह खबर बहुत जल्द शिवांगी के परिवार तक भी पहुंच जाएगी, या फिर कहूँ पहुंच गई होगी। और बहुत जल्द वो लोग मुंबई आ रहे होंगे, जिस जगह से शिवांगी ने अपने आप को इतने सालों तक दूर रखा। बहुत जल्द वो फिर से पहुंच जाएगी। जितना जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ, गायत्री ने कहा। दीदी, बात क्या हुई है और कौन सी न्यूज, कैसी न्यूज? रागनी हैरान होते हुए बोली, क्योंकि उसे तो खुद उसके बारे में कुछ पता नहीं था। अर्जुन ने जब सुना कि किसी न्यूज की वजह से शिवांगी की तबीयत खराब हुई है, तो वह तुरंत अपना फोन निकालकर फोन चेक करने लगा। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन कुछ कर पाता, उसी वक्त राघव का नंबर उसके फोन पर फ्लैश करने लगा। राघव का नंबर देखकर अर्जुन को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने तुरंत कॉल पिक किया। राघव की बात सुनकर अर्जुन हैरान रह गया। अर्जुन ने राघव का फोन पिक किया तो दूसरी तरफ से राघव ने कहा, हेलो सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, क्या हुआ? अर्जुन ने सपाट लहजे में पूछा। शिवांगी मैम की खबर हर एक न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट की जा रही है। कौन सी खबर? अर्जुन ने पूछा। आपकी और उनकी एंगेजमेंट की। हालांकि इस एंगेजमेंट न्यूज में आपका चेहरा नहीं दिखाया गया है। पर आगे राघव ने कुछ नहीं कहा, वो आधी बात कहकर ही चुप हो गया। एंगेजमेंट की खबर न्यूज चैनल में टेलीकास्ट हो गई है। ये सुनकर ही अर्जुन की पकड़ अपने फोन पर कस गई। पर क्या राघव, और मुझे यह बात समझ नहीं आ रही कि शिवांगी तो एक नॉर्मल इंसान है। अगर मेरा चेहरा न्यूज पर दिखाया नहीं गया तो ये खबर बड़ी कैसे हो गई? अकेले शिवांगी के चेहरे पर यह न्यूज इतनी वायरल क्यों हो रही है और इसका इतना इफेक्ट शिवांगी पर क्यों पड़ रहा है? सर, मैं नहीं बता सकता। आप खुद इस न्यूज के हर एक डिटेल को देख लीजिए, मैं अभी आपको सेंड करता हूँ। अर्जुन कुछ पूछ पाता इससे पहले ही राघव ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ ही देर में अर्जुन के फोन पर एक मैसेज आया। अर्जुन ने तुरंत अपना व्हाट्सएप ऑन किया। राघव ने अर्जुन को एक पीडीएफ फाइल सेंड की थी। अर्जुन ने बिना टाइम खराब किए जल्दी से उस पीडीएफ फाइल को ओपन किया। उस पीडीएफ फाइल पर बड़े बड़े काले अक्षरों में शिवांगी का इंफॉर्मेशन लिखा हुआ था। अर्जुन धीरे करके शिवांगी के बारे में देखने लगा। पूरा नाम शिवांगी राजपूत, स्टडी बीकॉम, दिल्ली के छोटे से गांव में रहने वाली, लेकिन इस वक्त मुंबई में। इतना पढ़कर ही अर्जुन खुद कंफ्यूजन में था। वह तो मुझे भी पता है कि शिवांगी छोटे से गांव से है, इतनी हैरानी वाली बात क्या है इसमें? जैसे जैसे शिवांगी के बारे में अर्जुन आगे स्क्रॉल कर रहा था,
उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें छा रही थी। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, इतना बड़ा सच छुपाया शिवांगी ने मुझसे। उसने अपनी असली पहचान छुपाई मुझसे कि वो कौन है और किस परिवार से है। अर्जुन शिवांगी के बारे में जानकर गुस्से में था। तकरीबन 5 मिनट तक अर्जुन अपने फोन को घूरता रहा। 5 मिनट के बाद अर्जुन ने राघव को कॉल किया। अर्जुन ने राघव से कुछ कहा, जिसे सुनकर राघव ने कहा, हो जाएगा बॉस, जितनी जल्दी हो सके, वक्त नहीं है हमारे पास। अर्जुन ने इतना कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी आधा घंटा बीता ही था कि अचानक से सिटी हॉस्पिटल के बाहर 4-5 ब्लैक कलर की गाड़ियां आकर रुकी। सबसे पहली गाड़ी में सिक्योरिटी गार्ड थे, जो एक एक करके अपने हाथ में बंदूक लेकर बीच में मौजूद 3 गाड़ियों के पास जाकर खड़े हो गए। और सबसे लास्ट वाली गाड़ी में भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। उन लोगों ने भी सेम वैसा ही किया। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने आकर बीच की गाड़ियों को घेरा, एक साथ तीनों गाड़ियों के दरवाजे खुले। उस गाड़ी में से 3 लोगों ने एक साथ अपना कदम बाहर रखा। अचानक से इतने सिक्योरिटी गार्ड को देखकर वहां आ जा रहे लोग काफी ज्यादा हैरान थे और वो बार बार इस तरफ देख रहे थे जो लोग अस्पताल के अंदर जा रहे थे। वो लोग भी मुड़ मुड़ कर उन लोगों की तरफ देख रहे थे, लेकिन इस बात से भी उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तीनों गाड़ियों से एक एक आदमी बाहर निकले। तीनों ने एक ही रंग के ब्लैक कलर के कोट पैंट पहने हुए थे। उनके हाथों में एक जैसी ही व्हाइट कलर की वॉच थी। उन लोगों ने अपने कोट की बटन बंद की और चलते हुए तीनों एक साथ आकर खड़े हो गए। सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत आकर अस्पताल के अंदर जाने लगे। रागनी ने सारी खबर पढ़ ली थी। नैना, जो अभी कुछ देर पहले शिवांगी के पास थी, जब उसने काफी देर तक रागनी को अंदर आता हुआ नहीं देखा, तो वो जानने के लिए खुद ही बाहर चली गई। ये आखिर बात क्या है? रागनी तो सदमे में खड़ी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे और क्या नहीं। उसे इस तरह कोने में खड़ा हुआ देखकर नैना ने कहा, क्या हुआ, कुछ पता चला? क्या बताया उन्होंने? नैना ने एक ही बार में रागनी से कई सवाल पूछ लिए। रागनी तो चुपचाप खड़ी हुई थी। नैना ने अपना हाथ उसकी आंखों के सामने हिलाते हुए उससे फिर पूछा, पर रागनी की तरफ से कोई भी जवाब न पाकर नैना ने उसके हाथ में जोर से पिंच कर दिया। रागनी तुरंत होश में आ गई और घूर कर नैना की तरफ देखने लगी, अपने हाथ सहलाते हुए। रागनी बोली, ये क्या था? कब से तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रही हो? तुम तो अपनी अलग ही दुनिया में खोई हुई हो। और वह भी आंखें खोलकर पूछ रही हूँ, क्या बात हो गई? क्या बताया दीदी ने? लेकिन नहीं, कुछ बता ही नहीं रही थी। इसलिए सोचा कि इस तरीके से तुम्हें तुम्हारी हकीकत की दुनिया में वापस लेकर आओ। नैना ने कहा, बहुत बड़ा हंगामा हो चुका है। उन्होंने कहा है जितना जल्दी हो सके हमें शिवांगी को यहाँ से लेकर जाना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। रागनी ने कहा। नैना बोली, क्या मतलब कुछ भी हो सकता है? कुछ बताओगी भी? हुआ क्या है? जो कुछ भी हुआ मेरी ही वजह से हुआ है। मैंने अपने पेरेंट्स से अपना सच छुपाने के लिए शिवांगी की मदद मांगी। मुझे बचाने के लिए शिवांगी ने एक नकली एंगेजमेंट का बहाना किया। इस नकली एंगेजमेंट की खबर पूरी इंडस्ट्री में फैल चुकी है। दीदी ने बताया है कि यह न्यूज़ शायद शिवांगी की परिवार वालों को भी पता चल चुकी है और वह किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच रहे होंगे। क्या? नैना शॉक थी। शिवांगी को आज़ादी तो मिली थी, लेकिन वो आज़ादी बहुत जल्द खत्म होने वाली है। उन लोगों के यहाँ पहुंचने से पहले हमें यहाँ से जाना होगा। अगर शिवांगी उनके हाथ लग गई तो कभी भी वो उन लोगों के चंगुल से बचकर फिर से बाहर नहीं आ पाएगी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है? प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स करके बताइएगा और मैं अब कोशिश करूँगी कि ये कहानी डेली अपलोड कर सकूँ। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।